गुड इवनिंग दोस्तों, स्ट्रक्चर आरएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस लेक्चर में अपन जो अपनी सीरीज चल रही थी राजस्थान की चित्रकला, उसके अपन ने 2 वीडियो डिस्कस कर लिए हैं। ये अपना तीसरा लेक्चर है जिसमें अपन राजस्थान की जो परंपरागत चित्रकला है जैसे कि तोरण, कठपुतली और आदि जो पिछवाई हो गई, नाथद्वारा शैली आदि जो चित्रांकन है उनके बारे में इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरू करते हैं आज के लेक्चर के साथ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं राजस्थान की परंपरागत चित्रकला के बारे में। दोस्तों, बसंतगढ़ है वो राजस्थान की एक यहाँ पर कांस्य प्रतिमा मिली है जो कि राजस्थान में स्थित मिलने वाली धातु की सबसे प्राचीनतम प्रमाण है। बताइए, राजस्थान में जो धातु का सबसे प्राचीनतम प्रमाण है वो कहाँ मिला है? वो बसंतगढ़ में मिला है और ये धातु की जो प्रतिमा है वो कांस्य प्रतिमा है। ठीक है। इसके अलावा राजस्थान का जो विराट नगर है वहां पर बौद्ध के चैत्य मिले हैं जो कि मौर्यकालीन है। विराट नगर है वो अपने जयपुर में स्थित है जो कि बौद्ध शैली का एक जो बौद्ध चैत्य है उसका एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ पर मौर्य काल में क्या हुआ था कि यहाँ पर लकड़ी के बहुत सारे स्तंभ बनाए गए थे जो कि राजस्थान में मिलने वाले प्राचीनतम साक्ष्य हैं। लकड़ी के स्तंभ मिले हैं अपने विराट नगर में जो कि राजस्थान के लकड़ी के मिलने वाले सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हैं। और कांस्य प्रतिमा की सबसे प्राचीन जो धातु की बनी हुई प्रतिमा है वो अपने राजस्थान के बसंतगढ़ में मिली है। दोस्तों, लोक चित्रांकन किसे कहते हैं? लोक चित्रांकन में क्या होता है कि जो आम जन होते हैं, सामान्य जो लोग होते हैं, इसके अलावा जो आदिवासी लोग होते हैं, ट्राइब जो पीपल होते हैं, उनके द्वारा क्या होता है कि उनके जो मनोभाव हैं, उनके मनों में जो विचार आते हैं उनको वो विभिन्न अवसरों पर विभिन्न चित्रों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। अपने जो उनके दिमाग में जो चित्र आता है, उनकी जो भावनाएं होती हैं उनको चित्रों के माध्यम से वो व्यक्त करते हैं, उसे ही लोक चित्रांकन कहते हैं। राजस्थान के प्रमुख लोक चित्रांकनों की बात की जाए तो इसमें आता है फड़, देवरा, पथवारी, बील, थापा, बाजोट, मोरडी, बराडी और बेवाण। ठीक है, ये राजस्थान के प्रमुख लोक चित्रांकन है। आगे अपन इन लोक चित्रांकन के बारे में बात करें तो सबसे पहले अपन बात करेंगे फड़ चित्र के बारे में। फड़ को पटचित्र भी कहा जाता है। दोस्तों, फड़ चित्र के बारे में ध्यान रखना कि यह धार्मिक स्क्रॉल चित्रकला है। ठीक है, कौन सी है? एक धार्मिक स्क्रॉल चित्रकला है। इसमें क्या होता है, जो नायक होता है अर्थात जो लोक देवता होता है उसकी जो जीवन गाथा होती है, उसके जीवन में क्या कुछ घटित हुआ, उन्होंने क्या प्रोग्रेस की, क्या क्या काम किए, क्या क्या सामाजिक उद्धार के लिए काम किए, धार्मिक उद्धार के लिए आदि को एक बड़े कपड़े पर चित्रित किया जाता है, उसे ही फड़ कहते हैं। ठीक है, एक कपड़ा होता है उस पर जो लोक देवता की जीवन गाथा का चित्रण किया जाता है उसे फड़ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, राजस्थान में फड़ चित्रकला का जो महत्वपूर्ण केंद्र है वो शाहपुरा भीलवाड़ा का क्षेत्र है। कौन सा? शाहपुरा का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भीलवाड़ा में जो शाहपुरा क्षेत्र है वो जो फड़ चित्रण है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है। पूछ लिया जाता है कि फड़ चित्रकला के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है या फिर फड़ चित्रकला का मुख्य केंद्र कौन सा है, तो ये है शाहपुरा का भीलवाड़ा क्षेत्र। यहाँ का एक परिवार है जोशी परिवार जो कि फड़ चित्र में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धत रखता है, अर्थात जो फड़ चित्र में इनकी जो कलाकारी है वो बहुत ही अद्भुत है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात है। दोस्तों, जो अपने किशनलाल जोशी हैं इनको फड़ चित्रकला का चितारा भी कहा जाता है। बताइए, फड़ चित्रकला के चितारे किसको कहा जाता है? श्री किशनलाल जोशी को कहा जाता है और ये भीलवाड़ा के रहने वाले थे और इनको 2006 में पद्मश्री के सम्मान, पद्मश्री जो पद होता है उसके सम्मान से सम्मानित किया गया था। अपनी जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा पद्मश्री पुरस्कार दिया जाता है 26 जनवरी के अवसर पर। उसी दौरान जो श्री किशनलाल जोशी है जो कि भीलवाड़ा के बहुत ही बड़े फड़ चित्रकार हैं, इनको यह पुरस्कार 2006 में दिया गया था। आगे फड़ चित्रकला के बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो लोक देवता होते हैं उनकी जीवन गाथा के साथ साथ जो मानव आकृतियां होती है, धातु पशु पक्षी होते हैं और प्रकृति का चित्रण है, इनका मिला जुला रूप आप देख सकते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से काले, लाल और जो सिंदूरी रंगों है इनकी प्रधानता है, अर्थात इन रंगों का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, फड़ है वो नागौर और बीकानेर तथा जैसलमेर की बहुत प्रसिद्ध है।
फिर नागौर, बीकानेर, जैसलमेर में जो फड़ चित्रण किया जाता है वो राजपूत, गुर्जर, जाट, कुंभकार, बिलाई आदि जो जातियां हैं, जो चारण है, बोपे हैं, उनके द्वारा किया जाता है। और ये इनके द्वारा जो फड़ चित्रण किया जाता है वह उनके जीविका उपार्जन का प्रमुख साधन है। अर्थात इन्हीं के माध्यम से फड़ चित्र को ये बेचकर अपनी आजीविका का वहन करते हैं। कौन सी जातियां फड़ चित्रण करती हैं? राजपूत, गुर्जर, जाट, कुंभकार और जो बिलाई जाति है उसके द्वारा। इसके अलावा फड़ चित्र का वाचन है वो मांगलिक अवसरों पर किया जाता है और इसका वाचन करते समय हत्ता और जंतर जो वाद्य यंत्र है इसका प्रयोग किया जाता है। तो बताइए फड़ चित्र का वाचन करते समय कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जंतर और हत्ता का प्रयोग किया जाता है। एक महत्वपूर्ण ये वाद्य यंत्र है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की महत्वपूर्ण फड़ चित्रकारी के बारे में। तो दोस्तों जो पाबू जी है, देवनारायण जी है, डूंगर जी, जवाहर जी, बेसासुर, कृष्णादल्ला और रामदल्ला है इत्यादि पर सरकार ने क्या किया है कि डाक टिकट जारी किया है। इनके ऊपर जो फड़ चित्रण बनाया जाता है और इनमें से जो देवनारायण जी की फड़ है इसी पर सरकार ने डाक टिकट जारी किया है। ठीक है, जो कि डाक विभाग द्वारा जारी किया गया है। तो बताइए राजस्थान में कौन से लोक देवता है जिनके ऊपर फड़ चित्रण किया गया है? इसमें आता है पाबू जी, डूंगर जी, जवाहर जी, भेसासुर, देवनारायण जी, रामदला और कृष्णदला। इनमें जो देवनारायण है उनके ऊपर सरकार ने डाक टिकट जारी किया है और ये जो डाक विभाग है उसके द्वारा जारी किया गया है। आगे बात करें फड़ चित्र के बारे में। तो दोस्तों ध्यान रखना जो देवनारायण जी की फड़ है उसमें सबसे ज्यादा चित्र हैं और ये सबसे पुरानी है और सबसे लंबी है। ये लाइन पूछ ली जाती है एग्जाम में कि कौन से देवता की, लोक देवता की फड़ है वो सबसे लंबी और पुरानी है। तो लोक देवता देवनारायण जी है, उनकी फड़ है वो सबसे लंबी है, सबसे पुरानी है और इसमें सबसे ज्यादा चित्रों का चित्रांकन किया जाता है। इसके अलावा ये फैक्ट ध्यान रखने लायक है कि भैंसासुर की फड़ है उसका वाचन नहीं किया जाता है। दोस्तों इसमें गायन, वादन, मौखिक साहित्य, चित्रकला और लोक धर्म का एक साथ संयोजन देखने को मिलता है। ये फड़ चित्र है ये मोटे तौर पर एक सूती कपड़ा होता है जिस पर गेहूं और चावल का मांड है उसमें गोंद मिलाकर कलप पर 5 से 7 रंगों का प्रयोग करके और ग्रामीण जीवन है, जो ग्रामीण लोग हैं उनके द्वारा फड़ का चित्रण किया जाता है। आगे बात करते हैं पिछवाई पेंटिंग के बारे में। तो पिछवाई लोक चित्रकला है राजस्थान की, उसके बारे में। तो दोस्तों पिछवाई होती है वो किसी मंदिर की मूर्ति होती है या विग्रह होता है, उसके पीछे जो लगने वाली चित्रित पर्दा होता है उसको पिछवाई कहते हैं। ठीक है, अर्थात एक मूर्ति होती है भगवान की, उसके पीछे एक पर्दा लगा होता है, उस पर्दे पर जो चित्रित चित्रकला है उसको पिछवाई पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। ये राजस्थान में ठाकुर जी अर्थात श्री कृष्ण की मूर्ति के पीछे लग रही एक महत्वपूर्ण परंपरा है जो कि नाथ द्वारा शैली द्वारा इसका चित्रांकन किया जाता है। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है कि जो पिछवाई पेंटिंग है वो कौन सी शैली से जुड़ी हुई है। दोस्तों जो पिछवाई कला है वो जयपुर की नाथ द्वारा शैली है अपनी राज संबंध की, उससे जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण चित्रकला है, जो कि यहाँ पर जो नाथ द्वारा में ठाकुर जी अर्थात भगवान कृष्ण की मूर्ति है उसके पीछे जो पर्दा होता है उस पर जो चित्रित किया चित्रांकन है उसे पिछवाई कला कहते हैं। दोस्तों श्री नाथ जी का मंदिर है वो नाथ द्वारा के विग्रह के पीछे लगने वाली जो पिछवाई पेंटिंग है उसमें गाय और जो केले के चित्र है उनकी सबसे ज्यादा प्रमुखता है। ठीक है, तो गाय और केले का चित्रण है पिछवाई कला में वो सबसे ज्यादा प्रयोग कहाँ किया जाता है? वो अपना श्री नाथ जी का मंदिर है नाथ द्वारा, वहां पर इसकी प्रधानता आप सबसे ज्यादा देख सकते हैं। आगे बात करते हैं पथवारी के बारे में। दोस्तों पथवारी का मतलब होता है पथ रक्षक देवी, अर्थात पथ की रक्षा करने वाली देवी को पथवारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये राजस्थान के ग्रामीण अंचल में जो तीर्थ यात्रा जाने से पूर्व लोग क्या करते हैं कि गांव के बाहर जो उनका मुख्य रास्ता होता है वहां पर पथवारी को उकेर कर उसकी पूजा की जाती है। ठीक है, जैसे कोई आम आदमी है गांव में रहने वाला वो तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहा है
वो तीर्थ यात्रा करने से जाने से पहले उनके गांव का जो मुख्य द्वार होता है, जो काकड़ होता है, वहां पर ये क्या करते हैं कि पटवारी को रखकर उसकी पूजा करते हैं। वही पटवारी पारंपरिक कला है। या फिर ये पटवारी होती है, कोई व्यक्ति मर जाता है और उसकी जो अस्थियां होती है उसका विसर्जन अगर गंगा नदी में नहीं कर पाते हैं तो पटवारी के जरिए ही यहाँ पर ही इनका विसर्जन कर दिया जाता है, मृत व्यक्ति की अस्थियों का। और ऐसा माना जाता है कि उसको शांति मिल जाएगी। आगे अपन बात करते हैं सांझी और जो सिंजू, सांझी को सिंजुली भी कहा जाता है, इसके बारे में। दोस्तों ये वृंदावन यूपी में स्थित वहां से आई है, राजस्थान में सांझी, जो कि एक बहुत ही अच्छी पेंटिंग है, हस्तकला है ये। गांव में जो कच्चा मकान होता है उसकी दीवारों पर चूने और जो गेरवे से को मिलाकर इनके चित्रों का चित्रांकन किया जाता है, उसे ही सांझी कहते हैं। अर्थात बचपन में आपने कभी देखा होगा कि जो कच्चे मकान होते थे वहां पर जो चूना वगैरह होता था, गेरवा होता था, उसको मिलाकर सांझी बनाई जाती थी। दोस्तों राजस्थान में सांझी है वो श्रद्धा पक्ष से दशहरे तक मनाई जाती है, जो कि माता पार्वती का रूप मानी जाती है। बताओ सांझी है वो कौन सी देवी के रूप में मानी जाती है? माता पार्वती के रूप में। और यह श्राद्ध पक्ष से शुरू होती है और दशहरे तक सांझी को बनाया जाता है। यह सांझी गांव की जो कुंवारी कन्याओं द्वारा मनाया जाता है, ठीक है, और वो अच्छे वर प्राप्ति की कामना करते हैं। दोस्तों नाथ द्वारा में स्थित जो श्रीनाथ जी का मंदिर है वहां पर केले की सांझी बनाई जाती है, जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अगर पूछ लिया जाए कि केले की सांझी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो वो अपने श्रीनाथ जी का मंदिर जो नाथ द्वारा राजसमंद में स्थित है वहां की बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। इसके अलावा उदयपुर में एक मच्छंदर नाथ का मंदिर है, जहां पर लोगों द्वारा सैकड़ों जो संध्याएं होती है, सांझी होती है, उसका निर्माण किया गया। इस कारण इस मंदिर को संध्या मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो बताइए कौन सा मंदिर है उसे सांझी मंदिर के नाम से जाना जाता है? ये मंदिर है मच्छंदर नाथ मंदिर, जो कि उदयपुर में स्थित है, और इसे सांझी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करते हैं देवरा और थान की। दोस्तों राजस्थान के जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहां पर लोक देवताओं को चबूतरे पर बनाया जाता है, उनका मूर्ति वगैरह स्थापित की जाती है, उसे ही देवरा और थान कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए तेजा जी का थान हो गया, गोगा जी का थान हो गया, खेतरपाल जी का थान हो गया आदि। क्या होता है, चबूतरे बनाए जाते हैं, उन चबूतरों पर लोक देवताओं की जो प्रतीक है उनको रखा जाता है और उनकी पूजा पाठ की जाती है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की आकृतियां हैं, उनका चित्रण भी किया जाता है। जैसे गोगा जी के थान पर सर्प का चित्रण किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो आकृतियां बनी होती है वहां पर जो काले और लाल रंग से चित्रण किया जाता है। आगे बात करते हैं मांडना की। दोस्तों मांडने होते हैं वो मांगलिक अवसर और त्योहारों पर ग्रामीण जो क्षेत्र होता है उनके जो घर के आंगन होती है, चौखट होता है, या फिर उनका जो परिंदा होता है, परिंदा वह होता है जिसमें लोग पानी रखते हैं, वहां पर विभिन्न प्रकार की रंगोली मनाई जाती है, जिसे मांडना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कब मनाई जाती है? ये मांगलिक त्योहारों और जो मांगलिक अवसर होते हैं उस दौरान मनाई जाती है। दोस्तों इन मंडलों में जो मांडने होते हैं इनमें सूर्य, चंद्रमा, स्वास्तिक अर्थात जो साता होता है, और तारे, कलश आदि का चित्रण किया जाता है। क्या क्या बनाया जाता है? सूर्य, चंद्रमा, स्वास्तिक, तारे और कलश का चित्रण किया जाता है। इसके अलावा जब कोई शादी हो रही होती है और नववधू जब ससुराल जाती है तो उसके स्वागत के लिए भी मांडनों का चित्रण किया जाता है। दोस्तों मांडने हैं वो पूजा स्थल पर या फिर चौक पर जो बनाए जाते हैं वो ज्योमेट्रिक वर्त या फिर वर्ग और आड़ी तिरछी रेखाओं के रूप में बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ज्योमितीय वर्त होती है और वर्ग होता है और आड़ी तिरछी रेखाओं का प्रयोग है वो किस पेंटिंग में किया जाता है? वो मांडना चित्रकला में किया जाता है। इसमें क्या होती है, जो महिलाएं होती है उनके हृदय में जो छिपी हुई भावनाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, उनको वह इन चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करती हैं, ठीक है। या आप एग्जाम्पल देख सकते हैं मांडने का। अब अपन बात करेंगे व्हील के बारे में। दोस्तों व्हील है वो पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। अर्थात अपना बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्र है वहां पर सबसे ज्यादा व्हील पेंटिंग की जाती है। इसमें क्या होती है कि लकड़ी, कागज की जो लुगदी होती है और मिट्टी के मिश्रण से व्हील बनाया जाता है।
अतः लकड़ी, कागज की लुगदी और मिट्टी को आपस में मिलाकर व्हील का निर्माण किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार की आकृतियों का चित्रण किया जाता है। ध्यान रखने वाली बात है कि जो मेघवाल जाति है, जो कि बीकानेर की एक जनजाति है, जाति है, जहाँ पर रहती है, वहां पर महिलाओं के द्वारा व्हील मुख्य रूप से बनाया जाता है। अर्थात जो बाड़मेर की जो मेघवाल जाति की महिलाएं हैं वो व्हील बनाने में बहुत ही ज्यादा सक्षम है और बहुत ज्यादा नॉलेज रखती हैं। बताइए व्हील किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है? व्हील अपने पश्चिमी राजस्थान में बनाई जाती है मेघवाल जाति के द्वारा, और बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्र में यह प्रमुख रूप से दिखाई दे सकती है। अगले अपन बात करते हैं पाना के बारे में। दोस्तों पाना वो होता है जिसे अपन दिवाली के अवसर पर लक्ष्मी जी का पाना लाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, वो एक तरीके का पाना होता है, उसे कहते हैं। इसमें क्या होता है कि राजस्थान के जो विभिन्न पर्व होते हैं, त्योहार होते हैं, मांगलिक अवसर होते हैं आदि पर कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं देवी देवताओं के, उनका चित्रांकन किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। श्रीनाथ जी का पाना होता है, उसमें सर्वाधिक जो चित्रकला देख सकते हैं, कलात्मक चित्रण होता है, श्रृंगार चित्रण होता है। ये हो गई पाने के बारे में। आगे देखते हैं मोरडी। दोस्तों मोरडी है वो पूर्वी राजस्थान की मीणा जनजाति द्वारा जो उनके कच्चे घर होते हैं उनकी दीवारों पर बनाए जाने वाले बेल, बूटे, पशु पक्षियों आदि का चित्रण होता है, जिसे मोरडी मांडना कहते हैं। अर्थात ये पहले तो ध्यान रखने वाली बात है कि मोरडी है वो पूर्वी राजस्थान का प्रसिद्ध पेंटिंग है। यह बनाई जाती है मीणा जनजाति होती है उसके द्वारा। और कहाँ बनाई जाती है? मीणा जनजाति के जो कच्चे घर होते हैं उनकी दीवारों पर बनाए जाते हैं, जिसमें मोर सहित पशु पक्षी होते हैं, बेल, बूटे होते हैं आदि का चित्रण किया जाता है। इसमें सबसे ज्यादा मोर चित्रण का प्रयोग किया जाता है, इसी कारण इसका नाम मोरडी भी पड़ा है। दोस्तों मोर होता है वो मीणा जनजाति का एक पवित्र पक्षी माना जाता है। आगे बात करते हैं भराडी के बारे में। भराडी है वो दक्षिणी राजस्थान का एक प्रसिद्ध पेंटिंग है। इसमें भील, ग्रासा, डामोर जनजाति है, उनकी जो लड़कियां होती है उनके विवाह के अवसर पर भराडी का चित्रांकन किया जाता है, जो कि एक लोक देवी है। तो बताइए भराडी कौन से क्षेत्र की प्रसिद्ध है? ये अपने दक्षिणी राजस्थान की प्रसिद्ध है। दक्षिणी राजस्थान में प्रमुख रूप से इसका चित्रण किया जाता है। और कब किया जाता है? जो भील, गराशा और डामोर ये जो 3 जनजाति है इनकी लड़कियों का जब विवाह किया जाता है तो उसी अवसर पर किया जाता है। भराडी है वो इन जातियों की एक लोक देवी है। अब आगे बात करते हैं हीड़ और चिकोरा के बारे में। दोस्तों दिवाली के अवसर पर गांव में क्या होता है, जो बालक बालिकाएं होते हैं उनके द्वारा जो मिट्टी के पात्र होते हैं उसमें घर घर जाकर तेल इकट्ठा किया जाता है, उसे ही हीड़ कहते हैं। गांव में जो कुम्हार होता है उसके द्वारा इन हीड़ों का निर्माण किया जाता है और उन हीड़ पर चित्रांकन भी किया जाता है। आगे देखते हैं जो गोदना होता है जिसे वर्तमान में इसको अपन टेटू के नाम से जाना जाता है। ये राजस्थान में प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। तो दोस्तों राजस्थान के जो आदिवासी लोग होते हैं, इसके अलावा जो रेबारी समुदाय के लोग हैं जो ऊंट पालते हैं, कालबेलिया जनजाति है, इनके जो स्त्री पुरुष है उनके द्वारा अपने शरीर पर विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाई जाती हैं, नाम उकेरे जाते हैं, उन्हें ही गोदना कहते हैं। अर्थात टेटू जो वर्तमान में बनाए जाते हैं उनको ही। इसमें पहले क्या होता था, जो कोयला, राख, जली हुई लकड़ी या कालिक को आग के पत्तों के रस और तिल से मिलाकर चमड़ी में भरा जाता था। इसके लिए परंपरागत रूप से जो बबूल के कांटे थे उसका प्रयोग किया जाता था और ये जो गोदना है वो गोदे जाते थे। आगे बात करते हैं मूण या मोण के बारे में। दोस्तों मोण होता है वो एक बड़े आकार का मिट्टी का घड़ा होता है जिसका मुंह क्या होता है, संकरा होता है। अर्थात ऊपर से मुंह होता है वो बहुत छोटा होता है और ये मिट्टी का एक घड़ा होता है, उस पर जो चित्रांकन किया जाता है वही प्रसिद्ध है मोण या मूण। दोस्तों जो मूण है वो अपना जो मेंढता क्षेत्र है वहां का बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? ये मेंढता नागौर का बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है।
अब अपन बात करते हैं राजस्थान की काष्ठ कला के बारे में, अर्थात जो लकड़ी के द्वारा चित्रांकन किया जाता है, अर्थात जो हस्तशिल्प है, हाथ से बनाई जाती है लकड़ी के माध्यम से, उन पर जो चित्रांकन किया जाता है उसके बारे में। तो इसमें सबसे पहले आती है कठपुतली। दोस्तों कठपुतली होती है जो आड़ू का वृक्ष होता है उसकी लकड़ी से बनी हुई एक आकृति होती है, जिसमें व्यक्ति के चेहरे का निर्माण किया जाता है, अर्थात इसमें एक व्यक्ति के चेहरे को बनाया जाता है इसके जरिए। और ये क्या होता है कि इसे ही अपन कठपुतली कहते हैं। ये एक धागा पुट शैली भी होती है, अर्थात इसमें धागों का प्रयोग करके इसका आगे प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि इसको बनाकर इस पर पगड़ी बनाई जाती है, मूछ बनाई जाती है आदि का चित्रांकन किया जाता है और इनको रंगीन कपड़े आदि पहनाए जाते हैं। दोस्तों कठपुतली का जन्मदाता है वो राजस्थान को माना जाता है। कठपुतली का उद्भव है वो राजस्थान से ही हुआ है। उदयपुर के एक प्रसिद्ध कठपुतली निर्माता है देवीलाल सामर। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई थी कठपुतली को। बताइए कि जो कठपुतली को प्रसिद्धि दिलाने वाले कौन से व्यक्ति हैं? वो है देवीलाल सामर और ये है अपने उदयपुर के रहने वाले। दोस्तों जो कठपुतली है उसका निर्माण जो नट जाति है उसमें सबसे ज्यादा किया जाता है, अर्थात ये नट जाति में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं कावड़ के बारे में। दोस्तों कावड़ होती है वो एक मंदिरनुमा काठ कलाकृति होती है। ठीक है, ये आप चित्र देख सकते हैं। ये व्यक्ति कावड़ ले जा रहा है जिसमें एक डंडा होता है और यहाँ पर 2 घड़े होते हैं, इनमें जल होता है। तो ये मंदिरनुमा एक काठ कलाकृति होती है। इसमें क्या होता है कि रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला आदि जो देवी देवताएं होते हैं उनसे संबंधित जो घटनाएं होती हैं उनका चित्रांकन यहाँ पर किया जाता है। दोस्तों कावड़ हेतु जो चित्तौड़गढ़ का बस्ती गांव है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ की जो लकड़ी की कलात्मक वस्तुएं हैं, कावड़ है, वो सबसे ज्यादा निर्माण चित्तौड़गढ़ के बस्ती में किया जाता है। तो बताइए कावड़ के लिए राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? वो चित्तौड़गढ़ का बस्ती गांव सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। दोस्तों इन कावड़ों को क्या होते हैं, जो कावड़िए होते हैं वो ले जाते हैं और गांव गांव जाकर जो देवी देवता होते हैं उनकी कथा का वाचन करते हैं, वो भी मोरपंख की सहायता से। आगे बात करते हैं तोरण की। दोस्तों तोरण को शक्ति परीक्षण का प्रतीक भी माना जाता है। इस पर क्या होते हैं, मोर और जो तोते होते हैं आदि की आकृतियों का चित्रण किया जाता है। स्वास्तिक, कलश आदि, गणेश जी आदि का इन पर चित्रण किया जाता है। तोरण राजस्थान में जो प्रसिद्ध तोरण की बात करें तो वो अपना त्रिपोलिया बाजार है जयपुर का, वो बहुत ही प्रसिद्ध तोरण है। तो बताइए राजस्थान का प्रसिद्ध तोरण कौन सा है? तो त्रिपोलिया बाजार जयपुर का तोरण प्रसिद्ध है और ये शक्ति परीक्षण का केंद्र होता है। आगे बात करते हैं चोपड़ा, जिसे हाटड़ी भी कहते हैं और चौकड़ी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये जैसा अपन किसी का तिलक करते हैं और जो वो उसमें जो अपन चावल और रोली रखते हैं उसे ही चोपड़ा कहते हैं। इसमें क्या होता है कि मिर्च मसाला रखने के लिए 4 से 6 या फिर 8 खानों वाली एक लकड़ी की आकृति होती है, उसे चोपड़ा कहते हैं। इस पर क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की जो आकृतियां हैं वो उकेरी जाती हैं। तिलक वगैरह मंदिर में आप इसको देख सकते हैं। अपनी अंतिम काष्ठ कला है बेवाण। बेवाण होती है वो काष्ठनुमा मंदिर एक कलात्मक कृति होती है। दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो राम, कृष्ण, भगवान विष्णु हैं, इनके छोटे विग्रह रूप को, यानी कि इनका जो छोटा जो बचपन का रूप है जब ये बच्चे थे, उस रूप का इनको क्या करते हैं, बेवाण पर बैठाते हैं और उसका जुलूस निकाला जाता है। कब निकाला जाता है ये? अनंत चतुर्दशी से जो झूलना एकादशी होती है उसके बीच में। ये देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है बेवाण। इनको झुलाने का लिए एक जो तरीका होता है उसे ही बेवाण के नाम से जानते हैं। दोस्तों बेवाण है वो उदयपुर की और गलियाकोट डूंगर की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो बताइए बेवाण क्या होते हैं? बेवाण एक छोटा रूप होता है, झूले जैसा रूप होता है। इसमें भगवान का जो बचपन का छोटा रूप होता है उसको विराजमान करके उसको बैठाकर झूला झुलाया जाता है। ये झूला झुलाया जाता है अनंत चतुर्दशी से झूलना एकादशी तक। और बेवाण सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वो अपने उदयपुर की तथा गलियाकोट डूंगरपुर की। तो ये अपन ने राजस्थान की जो पारंपरिक चित्रकला है उसके बारे में विस्तार से चर्चा कर ली है। तो यहाँ पर खत्म हो जाता है अपना लेक्चर। अपन ने राजस्थान की जो भी सारी चित्रकलाएं हैं पारंपरिक
और जो मुख्य चित्रकला है उसके बारे में चर्चा के लिए। अब नेक्स्ट अपन किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।